पॉलिसी निकाली है कि जो गर्दन काट रहा है उसका इनकाउंटर किया जाए। तब एनकाउंटर किया जाए तो अदालत तो बीच में से हट गई जी, सीधा डायरेक्शन हो गया। अब वो जो शरीफ आदमी है जिसका कसूर नहीं है, जो शक में आ गया है, वो भी एनकाउंटर में चला जाएगा। ये गवर्नमेंट खुद प्लानिंग के साथ इसको किया, तभी इसको गिरफ्तार नहीं कर रही। अगर प्लानिंग में नहीं आता तो गिरफ्तार हो चुकी होती है। जी जी हाँ, जैसे मोहम्मद जुबैर पत्रकार आपने देखा होगा, जो लोग यहाँ आप ये देख रहे हो कि ईडी जी मोदी जो है चुप है जी, और कोई मसला नुपुर शर्मा जी मोदी चुप है जी, हमेशा चुप है। जी। मतलब जो जिम्मेदार हैं वो इन ईडी पे, नुपुर शर्मा पे, इन जो भी हवा देने वाले बवाल हैं, चिंगारियां हैं, इन पर खामोशी ले रखी है। जैसे चिंगारी पर राख पड़ जाती है और चिंगारी दिखती नहीं, मगर वो चिंगारी राख हटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो सन 1968 से कांग्रेस में एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं और जयपुर में आप पेशे से एडवोकेट भी रहे हैं। आपका मकाम जयपुर में है। इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए क्या क्या किया है और अभी जो देश में माहौल चल रहा है धार्मिक भावनाओं को लेके, ईडी को लेके, तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके अब जाके क्या ख्याल है। तो सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सईद फारूकी एडवोकेट है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेला इमाम चौक, बासवतनपुरा। बहुत पुरानी बस्ती है, जयपुर से पहले की। जयपुर से 50 साल पहले ये बस्ती आबाद हो गई थी। और राजनीति में सन 68 में आया मैं। सन 68 में पहली बार पोलिंग का काम किया था, पोलिंग एजेंट का। अच्छा, पहली मर्तबा जब आप कांग्रेस में थे तो सबसे पहले आपने पोलिंग एजेंट का काम किया। पोलिंग एजेंट के बाद में फिर हम सेवा दल में चले गए। तो हम 14 एडवोकेट एकदम सेवा दल में आए थे। तो सेवा दल का जो तरीका था वो बदल डाला हमने, क्योंकि पहले सेवा दल का दरी बिछाना और स्वागत करना, नेताओं के पास बैठना। जी जी। तो जब 14 एडवोकेट निकल के आ रहे हैं और एडवोकेट हैं तो दरी बिछा तो सकते नहीं जी। हमने टेंट वाले को कांटेक्ट करके बोला कि ये 10 रुपये ज़्यादा लेगा और सारी व्यवस्था ये खुद करेगा, खुद ही जाएगा, खुद ही बिछाएगा। चोरी चला गया तो इसी की जिम्मेदारी। तो मीटिंग के में जो दरी बिछाने का काम सेवा दल वाले करते थे उसको हमने बंद करवाया। बहुत अच्छा। संगम ये अपने नवल किशोर शर्मा जब पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी AICC बने थे उस वक्त हम जयपुर शहर सेवा दल चीफ थे। नवल किशोर शर्मा जो गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं। वही जो गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं, MP भी रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं और AICC में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनके हमारे नज़दीकी ताल्लुकात थे जी। और आनंदबाड़ी में एक बार कैंप लगा था। तो जो कांग्रेसियों की भावना ये थी उस वक्त कि सेवा दल वाला सर्विस करेगा। मैंने अपने वॉलंटियर्स को बुलाकर ये कहा, अरे पहली पंगत में खाना खाना, रवाना हो जाना, मैं हूँ उनके साथ। तो उस वक्त क्योंकि मैं सिटी चीफ था तो मुझसे सर्विस ले नहीं सकते थे, तो मैंने सेवा दल की परंपराओं को बदला, चेंज कर दिया एकदम। उनको वो स्वयं सेवक बना दिया, रक्षक बना दिया, बजाय इसके कि सर्विसमैन, सफाई झाड़ू करने वाला, फाटक खोलने वाला। वो सभी लोग आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, हम इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट भी जुड़े हुए हैं, मगर ऑफ द रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। तो एक बात और बताइएगा सर कि कांग्रेस में रहते हुए आपको, इतने पुराने आप कांग्रेसी हैं, तो क्या कभी आपने कांग्रेस में MP का, MLA का या कोई दूसरा चुनाव भी लड़ा?
एमएलए का चुनाव लड़ा जयपुर ग्रामीण से, अभी मैंने बताया था, जी हाँ, पहले जयपुर ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था जो जी आज हॉमेल में टर्न हो गया। जी जी तो वो जयपुर ग्रामीण से मैं, रामकिशोर व्यास और उज्ज्वला अरोड़ा, तीनों ने चुनाव लड़ा था। क्योंकि उज्ज्वला पहली बार आई थी, उजला बीजेपी से पहली बार आई पहली थी बार चुनाव जी मैदान में। बल्कि राजनीति का प्रादुर्भाव भी पहली बार ही था उनका। पहली बार अगर वो मुकद्दर था, वो जीत गई, वो दूसरे नंबर रहे व्यास जी, अच्छा रामकिशोर जी, हम तीसरे नंबर रहे। अब यहाँ इससे दो फायदे हुए। जी एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि हमारे ससुर हज को जा रहे थे, तब 120 सीट पानी की झांसी थी, वो नंबर आया नहीं था। तो हम उनसे कहा उन्होंने, तो हमने पूरी कोशिश के बाद फिर दिल्ली में नाथुराम मृदा के मार्फत बात करी। तो नरसिंह राव उस ज़माने में इस सीट के परिवर्तक थे, ऑब्जर्वर थे, जयपुर ग्रामीण सीट के। जी क्योंकि जयपुर ग्रामीण सीट पे नरसिम्हा राव, रामकिशोर, ये उनकी बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री जो जी रहे नरसिंह जी राव, उनकी बात कर रहा हूँ। वो जयपुर ग्रामीण सीट के उस वक्त ऑब्जर्वर थे, प्रभारी थे, जी क्योंकि रामकिशोर व्यास मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जी तो इसलिए कांग्रेस ने सोमोटो उनको मुख्यमंत्री की हैसियत से चुनाव लड़वाया था। इसलिए सेंटर से वो लीडरशिप में प्रभारी बनकर आए थे। तो मैं जब दिल्ली गया उनके पास, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, जी जब मैं दिल्ली आया उनके पास तो वो लॉन में टहल रहे थे। बुला लिया अंदर मुझे, बुला करके और कहने लगे आप ही फारूकी है। मैंने कहा मैं ही फारूकी। मेरे मन में सोचा ये मना करेंगे, जी लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। कहने लगे मैं तुम्हारी सीट का ऑब्जर्वर था, प्रभारी था, और मैंने ये देखा कि आपको मालूम है कि आप जीत नहीं पा रहे, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन जैसे लड़ा जाता है, आखिरी टाइम तक आपने वैसा ही इलेक्शन लड़ा, उसमें कहीं कमी नहीं लाया, ये सोच के कि भाई जीत तो रहा नहीं। जी तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों का हौसला बुलंद रहे। तो मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है, जब चाहे तशरीफ़ लाइए आप। और वो जो मैं काम लेके गया था ससुर के हज का, उन्होंने सिस्टम बताने के बाद अपने पास ले लिया और कहने लगे जाओ ससुर साहब से कहो तैयारी करें हज की, दोबारा आपको आने की ज़रूरत नहीं। वकील साहब, जैसा कि आपका कांग्रेस में रहते हुए बड़ी साफ सुथरी छवि रही है, एक और वाक़या बता रहा हूँ जी उसका। एक बार ईद के दिन 9 बजे जुडिशरी ने एलडीसी का एग्ज़ाम रख दिया। मेरे पास लोग आए, कहने लगे जी नमाज़ पढ़ें या इम्तहान दें। मैंने कहा नमाज़ पढ़ेंगे। फिर मैं उनको लेकर के मथुरदास माथुर के यहाँ गया। मथुरदास माथुर कोई पद पर नहीं थे उस वक्त जी तो मैंने उनसे कहा, तो सूर्यमल चौधरी जो है वो लॉ मिनिस्टर थे, गुमानमल लोढ़ा चीफ जस्टिस एडहोक थे। तो मथुरदास मास्टर साहब ने कहा कि नहीं नमाज़ पढ़ेंगे, जो मैंने कहा वही उन्होंने कहा। तो उन्होंने सूर्यमल लॉ मिनिस्टर से बात करी कि भाई इसको कैंसिल कराओ। तो मंत्री ने जब उधर बात करी तो लोढ़ा जो जज थे, चीफ जस्टिस राजस्थान, उन्होंने कहा तुम्हारी जुडिशरी को अलग रखिए, हमारी जुडिशरी को अलग छोड़िए, तुम्हारा प्रशासन अलग चलाइए। तो उनने, क्योंकि लॉ मिनिस्टर थे, नए नए थे, उनको ज़्यादा समझ थी नहीं, जवाब दे दिया माथुर साहब को। माथुर साहब ने जवाब दिया उसको कि बोल उसको जुडिशरी अलग रख, मगर तेरा बिल हमारी ट्रेजरी में नहीं आना चाहिए। अच्छा, तेरी तनख्वाह के बिल हमारी ट्रेजरी में नहीं आने चाहिए, तनख्वाह की इंतजाम करते रख। तब वो लोढ़ा मान गए और वो एग्ज़ाम कैंसिल किया उसी वक्त। मतलब फिर वो जुमे के रोज की जगह शनिवार को हुआ। नहीं, ईद के दिन का मसला है। अच्छा, ईद के दिन 9 बजे एग्ज़ाम रख दिया, ओह, तो वो नमाज पढ़े ईद की या ना एग्जाम देने देने, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इसलिए वो कैंसिल हुआ। तो जहाँ भी बैठे अल्लाह करम से बोल्ड होके बैठे, क्योंकि वो लोबी जो थी, सुखाड़िया लोबी, वो बोल्ड थी, अच्छी थी, सेंसिटिव थी, समझदार थी। आज का तो माहौल एक अलग है। तो कांग्रेस में रह कर के हमने बहुत ही बोल्ड होकर काम किया और जो जिम्मेदारियाँ मिली उसको ईमानदारी से पूरा किया, निभाया। तो आप ये एक बात और बताइएगा सर, क्या कभी कांग्रेस ने आपको किसी राजनीतिक पद से भी नवाजा? कांग्रेस ने मुझे ऑफ़र दिए थे
मगर मैंने उनको मना किया। इनका मैं संगठन का आदमी, सोशल आदमी हूँ, समाज में रह के काम करना चाहता हूँ। अगर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मैं ले लूँगा तो मैं उससे बंद में चल जाऊँगा। अच्छा। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूँ कि मैं सन 68 में ही 69 में LDC बन गया था कोटपुतली जुडिशरी में। अच्छा। मगर वहाँ का माहौल देख करके और वो बंदिशों को देख करके मैंने 10 महीने में रिजाइन दे रिजाइन दे दिया। आ गया। आपने अपनी सरकारी नौकरी को रिजाइन दे दिया। त्याग दिया। जब सरकारी नौकरी त्याग दिया तो इनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कहाँ से लेना? कहाँ से? तो सोशल रहे हम शुरू से। नहीं, एक मर्तबा मुझे ऐसा ध्यान है कि जैसे आप रेलवे भर्ती बोर्ड के मेंबर रहे हैं, तो वो रेलवे भर्ती बोर्ड के मेंबर कौन से सन में रहे हैं, और वो कांग्रेस ने राजनीतिक पद पर नियुक्ति दी थी या किसी दूसरी पार्टी ने दी थी? रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी में हम जनरल सेक्रेटरी थे। उस वक्त रामविलास पासवान रेल मंत्री थे। अच्छा अच्छा। और इसका वाजपेयी का दौर था, उसमें वो रेल मंत्री रहे। दूसरी उसमें पहले तो 13 दिन में चले गए थे जी। बाद में जब दूसरा आया, हाँ, पहले एक मरतबा सरकार बनी थी 13 दिन में चली गई थी वाजपेयी। हाँ जी जी। फिर दूसरी सरकार जब बनी तब ये रेल मंत्री थे। और आज मैं ये कह रहा हूँ और पहले भी कहता हूँ कि पासवान वो शख्सियत थी, अब तो दुनिया में नहीं है, जिसको पार्लियामेंट खुद चाहती थी कि वो इसमें आके बैठे। पार्लियामेंट्रियन एक बार वो हार भी गए थे जी, लोकसभा चुनाव हार भी, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में उनके विचारों को उनको समझने के लिए लोग बेताब रहते थे जी। तो उनको राज्यसभा में भेजवा गया। जो लोग उनके विरोधी थे उन्होंने सपोर्ट करके राज्यसभा में भेजाया, लालू यादव वगैरह ये सब विरोध में रहे, लेकिन उन्होंने खुद मदद करके राज्यसभा में भेजाया और राज्यसभा में रहे। और अब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, क्योंकि आज जो माहौल देश के अंदर है वो उनके ज़माने में नहीं था। सही। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त मौजूदा सरकार सेंटर की जो ईडी का या दूसरे संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, तो उसके लिए मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बदले की भावना से केंद्र सरकार या कोई भी सरकार या कोई भी राजा बादशाह जब हुकूमत करता है तो वो ऊपर से ताकत लेके नीचे फेंकता है जी। ये सरकार नीचे से लेकर के ऊपर दे रही है। अच्छा, उल्टा चल रहा है सब, क्योंकि राजा प्रजा का एक तरीके से बाप की जगह काम करता है जी। जिस तरह बाप अपने औलाद को पालता है इसी तरह वो अपनी प्रजा को पालता है। लेकिन यहाँ प्रजा को खून चूस रहा है, प्रजा पर महंगाई चढ़ाया जा रहा है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, सारा सिस्टम बेच दिया है। और एक जो अडानी अंबानी अगानी 4-5 का जो ग्रुप है वो सारा सिमट के वहाँ जा रहा है, और वो सिमट के वहाँ जाने के बजाय देश में उसका इस्तेमाल हो, वो पूंजी सारी विदेश में जा रही है। अच्छा। और विदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद के लिए बंगले खरीद रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम एकदम उल्टा हो रहा है। और जो हालात चल रहे हैं इस हालात में लंका में हो चुका, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका, यहाँ भी किसी भी वक्त जो आज के दिन के हालात हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी दिन गदर हो सकता है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कल योगी ने एक पॉलिसी निकाली है कि जो गर्दन काट रहा है उसका इनकाउंटर किया जाए। तब इनकाउंटर किया जाए तो अदालत तो बीच में से हट गई जी, सीधा डायरेक्शन हो गया। अब वो जो शरीफ आदमी है जिसका कसूर नहीं है, जो शक में आ गया है, वो भी एनकाउंटर में चला जाएगा जी। तो ये जो राज कानून का कहते हैं, संविधान का राज कहते हैं, वो राज खत्म हो चुका। अब तो राज मनमानी का हो गया। हाँ, कई मसले चल रहे हैं देश में। हाँ, जैसे नूपुर शर्मा ने जो किया वो नूपुर देश ने नहीं, सारी दुनिया ने देखा। नूपुर शर्मा ने सारी दुनिया ने देखा और वो काम किया
जो दुनिया में शायद इसके पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि इसके एक अल्फाज से पूरी दुनिया में कभी चर्चा नहीं हुई। कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे कोई एक बात निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबके लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत है, उन पर लांछन लगाया तो इसलिए समझ लो कि पूरी दुनिया के लोगों पर लांछन लगा दिया उसने जी। इसलिए पूरी दुनिया के लोग आज उससे माफिक नहीं हैं। मौका मिला, कुछ लोग तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बुरा कह रहे हैं, भला कोई नहीं कह रहा है। और ये गवर्नमेंट खुद प्लानिंग के साथ इसको किया, तभी इसको गिरफ्तार नहीं कर रही। अगर जी। प्लानिंग में नहीं आता तो गिरफ्तार हो चुकी होती है अब जी तक। जी हाँ, जैसे मोहम्मद जुबैर पत्रकार आपने देखा होगा, जो लोग यहाँ सच्चाई बयान कर रहे हैं उनको तो उनको गिरफ्तारी हो रही है, और जगह जगह उनके खिलाफ एक मुकदमे से वो बरी नहीं होते हैं, दूसरा दूसरे मुकदमा में उन पर वो लगा लगा- दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रह सकें। जबकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। पत्रकारिता, मीडिया देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, तो इस स्तंभ को भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पूरी कमजोरी के बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मीडिया तो अपना पैसे गिनता है, तो वो उन्हीं की पॉलिसी बोलता है, इसलिए उसको तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं वो सही बात निकालते हैं बाहर, खोज भी करते हैं, परेशानी उठाते हैं, फिर पब्लिक के सामने लाते हैं, और जब पब्लिक के सामने लाते हैं तो उन्हीं को उठा के बंद कर दिया जाता है। मीडिया का काम ही ये है। हाँ, मीडिया का काम ये है कि जो किसी छुपी हुई बात को उजागर करना, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। लेकिन चूँकि ये मोदी सरकार बैठी है, तो मोदी सरकार से ज़्यादा तो नीचे और जो उसको शाखाएँ कह दें अच्छी भाषा में, वैसे चमचे भी कह सकते हैं जी, मगर अच्छी भाषा में इनकी शाखाएँ जो फैल गई है, कहीं 4 आदमी को पकड़ लिया बेगुनाहों को लाठियों से मारा जा रहा है, और हम बजरंग दल के लोग हैं। कोई आदमी किसी को कुछ बोलता है, गाँव गौ तस्कर की बात अगर अपन करते हैं तो गौ तस्कर नहीं होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अपने मुल्क में किसी चीज़ को ले जाके बेचना तस्करी नहीं है जी। तस्करी उसको कहते हैं जो एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में उसका टैक्सेस चोरी करके तस्कर कर रहा हो। हाँ, आप एडवोकेट हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो अलवर से कोई ट्रक भर के जानवर ला रहा है और यहाँ की मंडी में बेचना चाहता है, जयपुर में मंडी भरती है रामगढ़ रोड के ऊपर, और उसको बीच में पकड़ के गौ तस्कर के नाम से मारा पीटी कर लेते हैं। अब यहाँ मेरा मैसेज है कि ये मानते हुए कि वो ईमानदार हैं, वो पिट जाते हैं, बल्कि उनको ईमानदारी से ताकत का मुकाबला करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम सही हैं, गलत नहीं। हम तस्करी नहीं कर रहे, हम तो एक अठवाड़े से दूसरे अठवाड़े को बेचने जा रहे हैं। कमेला बना रखा है सरकार ने खुद ने, तो कमेले में वही तो जानवर जाएगा जिसको वहाँ जाना है, तो वो पैदल तो जाएगा नहीं, किसी ट्रक में लोडिंग में भर के ही जाएगा। तो लोडिंग भर के जानवर जा रहा है और रोक लिया और मारा पीटी कर दी, छुड़वा दिया उसको, तो वहाँ जो कमेला है वो खाली पड़ जाएगा अगर ऐसा चलता रहा। जी जी। तो नुकसान खुद का हो रहा है जी। जब कमेले की तरफ कोई जानवर जाता है तो निगम को उसकी आमदनी होती है, जी। वो आमदनी बंद हो जाएगी, जी। कल निगम पैसे के लिए तरसेगा। तो ये सारा खेल जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ताकत नीचे जानी चाहिए, नीचे से ऊपर जा रही है। जैसे आजकल वकील साहब ईडी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ईडी का इस्तेमाल भला जब हो जबकि बीजेपी के लोगों पर ईडी के छापे पड़े, तब पता चलेगा असल में ईडी का काम हो रहा है। नहीं, अभी तक मैं बता रहा हूँ, कोई केस ऐसा सुनने में आया नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको कि ईडी का असली पता जब चलेगा कि जब पावर के खिलाफ जाएगा। कमज़ोर के खिलाफ तो कोई भी चला जाएगा। जी जी। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कहीं से ला कर रख भी देंगे तो बता देंगे ये रखा है। किसी का फ़ोटो कहीं से ले लिया, फिल्मी दुनिया से उठा लाए, दिखा दिया। असलियत क्या है वो पहले जांच करो ना। तरीका कानूनन ये कहता है कि जब तक किसी आदमी के खिलाफ कोई सबूत बाकायदा नहीं मिलता है उसके पहले वो बेगुनाह है,
और बेगुनाह है तो उसको कोई गिरफ्तारी या कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा चूँकि कानून ये भी कहता है कि मैं मेरी मर्ज़ी के खिलाफ बयान, मेरे खिलाफ बयान दूंगा तो उसका इस्तेमाल नहीं है। जब उसका इस्तेमाल नहीं है तो मुझसे काहे का पूछताछ कर रहे हो? तुम खुद इन्वेस्टिगेट करो, तलाश करो, सबूत इकट्ठा करो, फिर उसको बिठा के पूछो भाई तेने किया है क्या। यहाँ तो उसको पहले सीधा ले जाएंगे, उससे पूछेंगे तूने क्या क्या किया रे बता। तो ये सारा उल्टा हो रहा है, सिस्टम गलत हो रहा है, तफ्तीश गलत हो रही है। ईडी के छापे सिर्फ वहाँ पड़ रहे हैं जहाँ विपक्ष को कमज़ोर किया जाना है। ईडी तो एक बहाना है, मगर जो विपक्ष को कमज़ोर करना उनका आपकी मकसद, नज़र में ये एक साजिश है। साजिश है बाकायदा कि विपक्ष ख़त्म हो जाए और मैं रह जाऊं। मगर ये मैं रह जाऊं सोचने वाला ये नहीं सोच रहा कि एक दिन जब भूखा पेट चिल्ला उठेगा उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये बंदूकें, ये फोर्स, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। और लंका उसका उदाहरण, पास ही है ना लंका, लंका उसका उदाहरण है। राष्ट्रपति भवन पे कब्जा, उस पर कब्जा, इस पर कब्जा, किसने किया? पब्लिक ने किया। चाहे दूसरी पार्टी लीड कर रही होगी, वो सारी बात अपनी जगह अलग है, लेकिन हंगामा अजीम हो गया। नहीं, हम ये समझते हैं कि हमारे देश में ऐसी नौबत नहीं आएगी और ना ही आनी चाहिए। एक बात और बताइए वकील साहब, जिससे नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और नरसिम्हानंद, वो पंडित, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने नफरती बातें पैदा की हैं, विवादित बयान दिए हैं, उनके खिलाफ भी रिपोर्टें हुई हैं। कई इन लोगों की ज़मानत भी हो चुकी है, अभी भी रिपोर्टें दिल्ली में हुई हैं, लेकिन अभी तक भी इन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ तो पश्चिमी बंगाल में भी 9-10 मामले हैं, कई थानों में, बॉम्बे में भी हैं, राजस्थान में भी है एक, जयपुर में एक मिनट मेरी सुनिएगा, जयपुर के अंदर रामगंज थाने में नुपुर शर्मा के खिलाफ परिवाद दिया गया था। तो उस परिवाद को फिर कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने शायद ये आदेश दिए हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और विधिवत कार्रवाई की जाए। तो सही है, होना चाहिए विधिवत कार्रवाई, मगर लेकिन जैसे बॉम्बे की पुलिस आई थी, उसको नहीं मिली नुपुर शर्मा, तो वो नुपुर शर्मा कहाँ है? एक आप ये देख रहे हो कि ईडी जी, मोदी जो है चुप है जी, और कोई मसला नुपुर शर्मा, जी, मोदी चुप है जी, हमेशा चुप है। मतलब जो जिम्मेदार हैं वो इन ईडी पे, नुपुर शर्मा पे, इन जो भी हवा देने वाले बवाल हैं, चिंगारियां हैं, इन पर खामोशी ले रखी है। जैसे चिंगारी पर राख पड़ जाती है और चिंगारी दिखती नहीं, मगर वो चिंगारी राख हटने में ज़्यादा देर नहीं लगती जी। आज ये कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि इनकी जिम्मेदारी कि बोले नहीं, एक्शन करे, लेकिन ये एक्शन बोल भी नहीं रहे, उनको पूरा छूट दे रखी है। तो मुखिया चुप रहता है, मुखिया के नीचे जो तीसरी लाइन के लोग हैं उनको हवा दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है, ये जो तुम जो चाहे करो। आज गैर मुस्लिम बन के चंदा मांग रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। गौ रख दो को तस्कर के नाम पे खुला लाठियाँ बरसाई जाती, उसको छोड़ दिया जाता है। दिख रहा है थाने के अंदर पिटाई हो रही है, थाने में टॉर्चर करने का तो कोई कानून ही नहीं। हाँ, अभी एक मसला जैसे देवबंद में आया था, कानपुर का था मसला, एक तो सहारनपुर का था, कानपुर से वो, हाँ कानपुर में ही तो हुआ था वो, बुलडोजर जो चला। जी, नहीं, वो 8-10 बच्चों को थाने में पीटा गया था। हाँ। और वहाँ के पुलिस अधिकारियों से पूछा गया, हाँ, मीडिया ने भी पूछा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उन लोगों के साथ में पिटाई हुई है थाने में। नहीं, दिखाया जा रहा है बाकार, मीडिया पर दिखाया जा रहा है, बड़े चैनल पे दिखाया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में वो लपले करके थाने पे ले जाके लाठियाँ मार रही है, डंडा नहीं मार रही। और कोर्ट ने उनको पहली ही पेशी में उनको जमानत दे दी, उन सारे बच्चों को। हाँ, उन पर कोई
केस केस साबित था नहीं नहीं, हुआ। बनता नहीं था, दिखता नहीं था, कोई जी संज्ञान ले नहीं सकती कोर्ट जी जब तक रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आए कि जहां उनका प्रमा फेशिया केस बनता हो, जी। तो संज्ञान ही नहीं ले सकती। तो ये पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अब दो बात बताता हूँ मैं आपको। जी ये बात तकरीबन पब्लिक तक में पहुंच चुकी है कि सरकार में आने के साथ ही, सीतारमण को बिठाने के साथ ही 1 लाख समथिंग करोड़ रुपया बीजेपी ने लोन लिया रिजर्व बैंक से। अच्छा। ये आम बात है, सबको चर्चा में पता है, विपक्ष को भी पता है। जी। नंबर 1, पार्लियामेंट में ले जा करके मशीन ईवीएम की दिखा दी गई, जिसमें बटन दबाया तो सारा वोट बीजेपी को जा रहा है। जी पार्लियामेंट में दिखा दिया। अगर मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि ये दो वो इश्यू है जो पैरेलल है। ना तो किसी पार्टी ने कभी रिजर्व बैंक से कभी लोन लिया, और ना पार्लियामेंट में कोई ऐसी मशीन दिखाई गई जो सिरा एक ही तरफ वोट देती है। उसके बाद भी इन दोनों मुद्दों को पैसे ने क्यों छुपा रखा है, क्यों गौण कर दिया, कोई बोल नहीं रहा है इस पर। जबकि ये वो मुद्दा है जिससे तारा तख्ता बदल जाता है। तो ईवीएम को दिखाने के बाद और लोन लेने के बाद अब लोन 1 लाख समथिंग करोड़ का बैंक खाली हो गया। आज बैंक में जाते हैं लोग बाग 5 लाख का चेक लेकर के, तो बैंक कहता है थोड़े पैसा आने दो फिर देंगे, फिर सिमट के पैसा चला गया ऊपर। उधर लोन अडानी अबानी खूब ले रहे हैं। जी। तो लोन ले लेकर के सारा खेल तो ख़त्म कर लिया इन्होंने। पब्लिक के लिए कुछ नहीं, अब खाली रह गई है घोषणाएँ। खाली घोषणा करते हैं 15,000 करोड़ का फलाना। ये जिस देश में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उस देश में बड़ी बड़ी मूर्तियों पे हज़ारों करोड़ रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। पहला भगवान तो वो है जो भूखा पेट बैठा है, उस भगवान को पूछ नहीं रहे हैं, और वो पत्थर के भगवानों को पूछ रहे हैं ज़बरदस्ती। मिट्ठल भाई, रिश्तर भाई, वल्लभ भाई पटेल, और ये होता राजा और वो होता राजा, क्या है इसका मतलब? नहीं, वो भगवान नहीं, वो तो महान हस्ती हैं। हाँ, महान हस्तियाँ हैं, तो महान हस्तियों से वो है जो गरीब अपना मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे घरों को भर रहा है। भगवान का काम देना होता है ना। गरीब क्या करता है? फिल्म में फैक्ट्री में काम करता है, उत्पादन देता है तुमको, तुम उससे कमाते हो, खजाने भरते हो। तो देने का काम जो कर रहा है वो भगवान है। वो तो वो बैठा है गरीब जो मजदूरी कर रहा है। वो महान आत्मा है जिसकी मूर्ति बना के हज़ारों करोड़ तुम खर्च करोगे, उससे क्या मिल जाएगा? तुम उस पर क्या मिल जाएगा कि वही बीट और करते। आपका कहने का मतलब है कि जो पैसा इस तरह की दिखावे पर खर्च किया जाए, मूर्तियाँ बना के देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी थी, जो देश की आज़ादी में जिनका हाथ रहा है, उनकी जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो ज़्यादा लागत की हैं। अगर वो कम लागत की होती या नहीं बनाते तो ये पैसा देश में लगाते, जिससे बेरोजगारी ख़त्म होती। आपका कहना ये है? आज के पोजीशन में एक ठेला लेंगे, 1 किलो घिया पड़ा हुआ है, 1 किलो टमाटर पड़ा है, और 1-1 किलो सामान लिए लेडीज़ खड़ी है रात को 10 बजे तक बेचने के लिए मजबूरी में। कुछ बिक जाए तो मैं रोटी खाऊं। तो इस हालात को पैदा नहीं करना चाहिए, बजाय इसको ख़त्म करना चाहिए। और वो जो फालतू पैसा लग रहा है वो इधर खर्च होना चाहिए। तो आप, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपकी नज़र में भी? महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि लोगों ने खरीदना कम कर दिया। कंपनियां इतनी चालबाजी कर रही है कि रेट नहीं बढ़ा करके उसका वज़न कम कर रही है पैकेट का। जहाँ बिस्कुट 10 आते थे वो 8 कर दिए। गरीब ले रहा है 5 रुपये का पैकेट, उसमें पहले 5 पैकेट निकलते थे, आज उसमें 4 ही निकल रहे। नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि अगर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ों पे दाम बढ़ेगा, क्योंकि यातायात पे फिर उसी से है भार पड़ता है, हाँ, और फिर सारी चीज़ें महंगी होती हैं। बिल्कुल सही। तो आप और बेरोजगारी के लिए क्या क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी का, क्योंकि ये तो महंगाई और ये जो, या तो 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो है पूंजीपतियों का, एक पार्ट है बिना पूंजीपतियों का। तो पूंजी अगर पूंजीपतियों के पास सिमटती चली जाएगी तो नीचे बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी।
हमने बहुत पहले पढ़ा था, जब जब भी पैसे का चलन बढ़ा महंगाई बढ़ती है। और पैसे का चलन पहले का भी हुआ करता था तो रिजर्व बैंक बैलेंस करती थी, सोना उसके एवज में रखती थी, फिर कोई छापा छुपी करते, नोट निकलते। आज वो सिस्टम सारे का सारा बदल डाला है। तो यहाँ नीचे ऊपर तो पैसा पहुँच रहा है, डॉलर खरीद रहा है, डॉलर वो कितना ऊंचा चला गया, तुम्हारा पैसा तो रुपया तो कहीं भी नहीं रहा उसके मुकाबले। तो वो सारा सिस्टम एकदम बदल दिया है, जो सही था उसको गलत कर दिया है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इसलिए किया था कि वो राष्ट्र की धरोहर है। उनके पास जो पैसा जा रहा है राष्ट्र का पैसा जा रहा है, पब्लिक का पैसा जा रहा है। पहले उस सेठियों के कब्जे में थी, उससे निकाल के उसने राष्ट्र के कब्जे में लिया, तो देश ने कुछ उन्नति की, तरक्की की। लेकिन आज जो चीज़ राष्ट्रीय धरोहर की है, चाहे वो रेल है, चाहे प्लेन है, चाहे सड़क है या कुछ भी है, वो सब बेच करके पूंजीपति के पाश्चात्य के हाथ में दे दिया। अडानी को हवाई जहाज दे दिया। हवाई जहाज में मर जाए जब किराया बढ़ाता है, मर जाए जब किराया छोड़ता है। जहाँ धार्मिक मामले आते हैं उसमें वो किराया डबल कर देता है। जहाँ धार्मिक मामले नहीं है उनके अपने वहाँ कम कर देता है। मर्जी आए जैसे चलाता है, कोई कानून नहीं उसके लिए, कोई नियम तय नहीं है। प्लेटफॉर्म का टिकट कभी 5 का हो जाता है, कहीं 25 का हो जाता है, क्योंकि रेल बेच दी। तो रेल में जो मर्जी आएगा लेगा, वो प्राइवेट हो गई। तो राष्ट्रीयकरण करना राष्ट्र के हित में है। आपका कहना ये है कि राष्ट्रीयकरण एक अलग बात है और पूंजीपति को देना एक अलग बात है। उससे राष्ट्र कमज़ोर होता है, राष्ट्रीयकरण से राष्ट्र। तो एक बार सर अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सईद फारूकी एडवोकेट है और जयपुर का रहने वाला।